प्रिय विद्यार्थियों, राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आज हम सीमाओं का वर्गीकरण एवं सीमाओं के कार्य विषय पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर एच.एन. कोहली, सहाचार्य, भूगोल विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। तो आइए हम चर्चा करें सीमाओं के वर्गीकरण पे। देखिए, बॉक्स महोदय के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के प्राचीनतम वर्गीकरण के आधार पर उन्हें प्राकृतिक एवं कृत्रिम दो भागों में विभाजित किया जाता है। इनमें से प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण प्राकृतिक लक्षणों जैसे पर्वत, नदी, झील आदि के सहारे, जबकि कृत्रिम सीमाओं का अंकन मानव द्वारा खंभों आदि के माध्यम से किया जाता है। मतलब जैसे मानव द्वारा चिन्ह अंकित कर दिए जाते हैं। राजनीतिक भूगोलवेत्ताओं ने इस वर्गीकरण से सहमति नहीं जताते हुए उनके अनुसार सीमाएं मानव निर्मित एवं कृत्रिम होती है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के वर्गीकरण हेतु मुख्यतः दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक कार्यात्मक या जननिक वर्गीकरण एवं दूसरा अकार्यकीय वर्गीकरण। तो सबसे पहले लेते हैं हम कार्यात्मक वर्गीकरण। जैसा कि बताया था, इसे जननिक वर्गीकरण भी कहते हैं क्योंकि इसका संबंध सीमाओं एवं राज्य के सांस्कृतिक भूदृश्यों के विकास से जुड़ा होता है। इस प्रकार के वर्गीकरण के मुख्य समर्थकों में रिचर्ड हार्डसॉन, विटलसी एवं एस.बी. जोन्स मुख्य है। इस वर्गीकरण में सीमाओं का नामकरण नदी प्रवाह प्रणाली के आधार पर किया जाता है। इस वर्गीकरण के आधार पर सीमाओं को हम कई वर्गों में विभाजित करते हैं। जैसे सबसे पहले है पूर्ववर्ती सीमाएं, दूसरा परवर्ती सीमाएं, तीसरा अध्यारोपित सीमाएं, चौथा अनुवर्ती सीमाएं, पांचवा अवशिष्ट सीमाएं। तो इस प्रकार से 5 वर्गों में इसे बांट सकते हैं। अब हम एक एक करके और इसको लेते हैं। जिस तरह से 5 वर्गीकरण किए गए हैं उसके अनुसार सबसे पहले लेते हैं हम पूर्ववर्ती सीमाएं। देखिए, मानचित्र के अनुसार समझाया गया है। जैसे उदाहरण लें तो कनाडा और संयुक्त राज्य के बीच की जो सीमा है वो पूर्ववर्ती सीमा है। यानी पूर्ववर्ती सीमाएं वे सीमाएं हैं जिनका निर्धारण राज्य के सांस्कृतिक भूदृश्यों के विकास के पूर्व ही हो गया होता है। ये सीमाएं अक्सर नई दुनिया के राज्यों में पाई जाती है जो विभिन्न औपनिवेशिक शक्तियों के प्रभाव क्षेत्रों को निर्धारित करती है। इनके बारे में सहमति परस्पर वार्तालाप से राज्य के क्षेत्र के खोज के पूर्व अथवा उसके उपनिवेशन के पूर्व ही निर्धारित हो गई होती है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का विकास प्रारंभ से ही भौतिक अवरोधों के रूप में हुआ एवं उनके दोनों तरफ स्थित पड़ोसी राज्यों ने अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विकासों को इस सीमा से समायोजित कर लिया। यानी पूर्व में ही इस प्रकार की कोई प्राकृतिक अवरोध या इस प्रकार का होता है कि वो दोनों राज्य उस पर सहमत हो जाते हैं। इस प्रकार ये सीमाएं प्रारंभ से ही स्थिर, शांत एवं सफल होती है। मुख्य उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा का देते हैं, जिसके इन दोनों के बीच 1782 और 1846 के समझौते के आधार पर निर्धारित सीमाएं खींची गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व ऊपरी साइलेशिया में जर्मनी, पोलैंड
और जर्मनी रूस की सीमाएं भी इसी वर्ग से संबंधित है। तो ये है पूर्ववर्ती सीमाएं। अब दूसरा अध्यारोप परवर्ती सीमाएं। अध्यारोपित सीमाएं तो अध्यारोपित सीमाएं जो एक विशेष प्रकार की सीमाएं होती है जिनका निर्धारण भी सांस्कृतिक स्थल के पूर्व विकास के उपरांत ही होता है, परंतु परवर्ती सीमाओं की भांति न तो ये सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेशों को पृथक करती है और न ही इनका निर्धारण परस्पर विचार विमर्श या सहमति से किया जाता है। वास्तव में ये किसी बाहरी शक्ति द्वारा उदय हुए राज्यों पर जबरन थोप दी जाती है। यानी कोई बाहरी शक्ति के द्वारा जब नए राज्यों का निर्माण होता है तो ये एक तरीके से उन पर अध्यारोपित कर दी जाती है, थोप दी जाती है, और जिसके कारण से ये विवाद का विषय रहती है। जैसे इस चित्र में दिया गया है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, तो इनको अमेरिका द्वारा इनका विभाजन कर दिया गया। इस कारण से ये एक ही देश दो भागों में बट गया। 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इनकी विभाजन का आधार है। इसी प्रकार से जर्मनी का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो बाद में अब एक एकीकरण भी हो गए जर्मनी का। लेकिन जैसे पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, इसी प्रकार से वियतनाम का भी उदाहरण है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो जर्मनी और वियतनाम के एकीकरण से इस प्रकार की सीमाओं के स्थायित्व का स्पष्ट बोध होता है। ये कभी भी मतलब खत्म की जा सकती है आपसी समझौते के द्वारा, क्योंकि एक ही राज्य को विभिन्न विचारधाराओं वाले शक्तियों द्वारा उन्हें बांट दिया जाता है और भविष्य में वो कभी भी एकीकरण की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे हमारे सामने उदाहरण है जर्मनी का, वियतनाम का। तो अभी वर्तमान में कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में विभाजित है, लेकिन इस प्रकार की सीमाओं से सीमा विवाद बने रहते हैं। अब जैसे एक प्रवर्ती सीमाएं, प्रवृत्ति सीमाओं का अंकन एवं निर्धारण सांस्कृतिक स्थल के पूर्ण विकास के बाद होता है। सामान्यतः ये सीमाएं सांस्कृतिक स्थल के भाषा, धर्म, प्रजाति, संस्कृति आदि के आधार पर विभाजन के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आती है। पूर्वी यूरोप की अधिकांश सीमाएं, भारत पाकिस्तान का यहाँ उदाहरण दिया गया है चित्र द्वारा, तो भारत पाकिस्तान की सीमाएं तथा भारत बांग्लादेश की सीमाएं इसी वर्ग में आती है। यानी धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, सांस्कृतिक आधार पे ये सीमाएं इनका विभाजन का ये आधार बनती है और इस कारण से अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाने के कारण से ये सीमाएं विकसित होती है। जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद में, क्योंकि एक धर्म इसका प्रमुख आधार बना, इसी तरह से बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, भारत बांग्लादेश की सीमाओं में भी इसी तरह से हम अंतर देख सकते हैं। तो ये प्रवर्ती सीमाएं कहलाती है। एक होता है अनुवर्ती सीमाएं। तो अनुवर्ती सीमाएं भौतिक सीमाएं जिसका निर्धारण भौतिक, सांस्कृतिक, भूदृश्यों के आधार पर किया जाता है। इन भौतिक भूदृश्यों के कारण लोगों के उन्मुक्त आवागमन में बाधा पड़ती है। जैसे पर्वत, झील, नदी आदि से निर्मित सीमाएं इसी वर्ग में आती है। जैसे हम उदाहरण लें भारत और चीन का, तो ये इसी प्रकार की सीमाओं के अंतर्गत आती है। और इसी वर्ग में
है। पांचवी सीमाएं अवशिष्ट सीमाएं। प्रोफेसर N.J.G. पाउंड्स ने एक अन्य विभाजन बताया इस वर्ग में अवशिष्ट सीमाओं का, जिन्होंने नाम दिया है। ये वे सीमाएं होती है जो आज यद्यपि अपने राजनीतिक महत्व को खो चुकी है, परंतु जिनके चिन्ह आज भी सांस्कृतिक स्तर पर विद्यमान है। इन सीमाओं को पुरानी इमारतों के खंडर के रूप में देखा जा सकता है। भवनों के वास्तुशिल्प आदि के आधार पर पहचाना जा सकता है। ये सीमाएं तब अस्तित्व में आती है जब एक छोटा राज्य बड़े राज्य द्वारा आत्मसात कर लिया जाता है अथवा दो राज्यों के बीच की पुरानी सीमा को छोड़ दिया जाता है एवं उनके बीच की नई सीमा सांस्कृतिक विभागों के आधार पर पुनः निश्चित की जाती है। तो इस प्रकार से ये वो सीमाएं होती है जो विभिन्न कालखंड में प्राचीन सीमाएं होती है, जिनके अवशेष हम देख सकते हैं। जैसे पोलैंड एवं जर्मनी की पुरानी सीमा, स्पेनिश अमेरिका एवं संयुक्त राज्य के बीच की पुरानी सीमा, इसी तरह चीन एवं तिब्बत के मध्य की सीमा इसी श्रेणी में आती है। तिब्बत पे चाइना ने अपना आधिपत्य जमाने के बाद में जो अब उसकी नई सीमा है, उसके अनुसार जो तिब्बत की पुरानी सीमा है वो इसी अवशिष्ट सीमाओं के अंतर्गत ही आती है। तो ये कार्यात्मक वर्गीकरण है। अब दूसरा जो आधार है आकृतिक वर्गीकरण। तो आकृतिक वर्गीकरण में जो सीमाओं के निर्धारण का जो आधार है वो किसी प्रमुख प्राकृतिक स्थल जैसे पर्वतीय श्रृंखला, नदी, झील, दलदल, जंगल, मरुक्षेत्र आदि के सहारे इनका अंकन किया जाता है। वास्तव में ये प्राकृतिक अथवा भू आकृतिक सीमाएं हैं, परंतु इनमें से कुछ ज्यामिति अथवा विभिन्न मानव द्वारा भी निर्मित सीमाएं होती है, परंतु अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण एक से अधिक कारकों से प्रभावित होता है। इस वर्गीकरण में सीमाओं को इस प्रकार से हम ले सकते हैं। नंबर 1 भू आकृतिक सीमाएं, दूसरा पर्वतीय सीमाएं, तीसरा नदी सीमाएं, चौथा झील सीमाएं, पांचवा जो जंगल, दलदल है, मरुस्थली सीमाएं, और फिर जैसे ज्यामितीय सीमाएं अलग से इसको दर्शाया गया है। ज्यामितीय सीमाएं, इसमें ज्यामितीय सीमा में भी ऋजु रेखा ज्यामितीय सीमा, अक्षांश सीमा, देशांतर सीमा, वृत्तीय चाप की सीमा, फिर तीसरा नृतात्विक अथवा सांस्कृतिक सीमाएं, संश्लिष्ट सीमाएं, इस प्रकार से इनको विभाजित किया जाता है। तो अब हम आकृतिक वर्गीकरण के अंतर्गत चलें। भूआकृतिक सीमाएं। तो भूआकृतिक सीमाएं वे सीमाएं जिनका निर्धारण भौतिक स्थल के प्रमुख भूदृश्यों के आधार पर किया जाता है, जैसे पर्वतीय श्रृंखला, नदी का नित्तल, दलदली क्षेत्र, वन क्षेत्र, मरुस्थल आदि। इनको प्राकृतिक सीमाओं के नाम से भी जाना जाता है। अब भूआकृतिक सीमाओं में जैसे पर्वतीय सीमा, तो पर्वतीय सीमा में किसी पर्वत के सारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण कर दिया जाता है, जो एक प्राचीन काल से ही एक प्रचलित पद्धति है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पर्वत सामान्यतः दो सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को पृथक करने एवं अपने रोधात्मक प्रभावों के लिए प्रसिद्ध रहते हैं। पर्वतीय सीमाओं का निर्धारण भी उनकी विशिष्टता के आधार पर किया जाता है, जैसे सर्वोच्च पर्वत शिखरों को मिलाने वाली सीधी रेखा के आधार पर, जल विभाजक रेखा के आधार पर, या पर्वत श्रेणियों की तलहटी रेखा के आधार पर। यानी पर्वतीय सीमा में भी सर्वोच्च शिखर को मिलाने वाली रेखा या जल विभाजक रेखा या पर्वत श्रेणियों की तलहटी रेखा, इसको आधार माना जाता है। तो इस प्रकार से नदी सीमाएं, तो नदी
भी कई राज्यों के बीच सीमाओं का एक आधार रहती है। यहाँ प्रमुख उदाहरण हम लें मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका को दो भागों में मतलब से दो अलग राज्यों में बांटती है। तो उसकी सीमा रियो ग्रैंडो नदी को आधार मानकर और उसकी सीमा खींची गई है। कई मतलब राज्यों की और कई जिलों की सीमाओं का भी उदाहरण हम देख सकते हैं। कई हमारे भारत में भी जैसे कई नदियां सीमा रेखा का काम करती है। फिर इसी तरह से झील सीमा। तो झील सीमा का प्रमुख उदाहरण हम ले सकते हैं कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की सीमा, जो 5 मुख्य झीलों उनका आधार है सीमा का, जैसे सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, इरी झील और ओंटेरियो झील। ये 5 महान झीलें हैं, विश्व में प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। तो उत्तर में कनाडा और दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका, इनकी सीमा इन झीलों के मध्य से होकर गुजरती है। तो ये झील भी सीमा रेखा का काम करती है। इसी तरह से कई जगह जंगल या दलदल या मरुस्थल भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ सहारा मरुस्थल यूरोप और अफ्रीका सांस्कृतिक बीच विभाजक रेखा कार्य करता है। उत्तरी और पूर्वी यूरोप के अनेक भागों में जंगल सांस्कृतिक विभाजन के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। ये फिनलैंड को रूस को लिथुआनिया और लिथुआनिया को पोलैंड से पृथक करते हैं। इसी प्रकार निचली राइन नदी घाटी एवं म्यूज के समीप के दलदल क्षेत्रों का क्षेत्र बेल्जियम व नीदरलैंड के बीच सीमा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इस प्रकार से दलदल या वन क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र भी राज्यों के बीच सीमा का काम करते हैं। अब जैसे ज्यामितीय सीमाओं के प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे अफ्रीका में लीबिया, मिस्र, चाड और सूडान के बीच में जो सीमा रेखाएं हैं वो ज्यामितीय वर्ग में रखी जा सकती है। तो इसमें भी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर जैसे लीबिया और मिस्र के बीच में 25 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा इसके विभाजन का आधार है। इसी तरह से उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच में अभी अपन देखा था 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे सीमा रेखा है। इसी तरह से वृत्तीय चाप की सीमाएं भी होती है। कुछ राज्यों की सीमा निर्धारण में वृत्त चाप का प्रयोग किया जाता है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप के गैम्बिया एवं सेनेगल के बीच की सीमा इसी प्रकार की सीमा है। यह सीमा गैम्बिया नदी को केंद्र मानकर खींची गई है। वृत्तों के चापों के सहारे स्थित ये रेखाएं पाई जाती है। तो इस प्रकार से सीमाओं को विभाजित किया जाता है। इसी तरह से नृतात्विक अथवा सांस्कृतिक सीमाएं ये ऐसे राजनीतिक समुदाय को पृथक करती है जिनमें भाषाई, धार्मिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता मिलती है। इस प्रकार ये सीमाएं यानी नृतात्विक सीमाएं भाषा, धर्म, मानव जातीय संरचना, प्रजातीय संगठन, ऐतिहासिक परंपराओं आदि के आधार पर निर्धारित की जाती है। यूरोप में इस प्रकार की सीमाओं की बहुलता पाई जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनका निर्धारण भाषाई, सांस्कृतिक आदि आधारों पर किया गया। जर्मनी सांस्कृतिक समुदाय का फ्रांसीसी समुदाय से विभाजन इसी सीमा के आधार पर किया गया है। ये जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और लग्जमबर्ग की जो सीमा है वो नृतात्विक सीमाएं यानी कि अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म और भाषा के आधार पर इनको अलग किया गया है। और आखिरी है संश्लिष्ट सीमाएं। यदि कोई सीमा किसी एक कारक के आधार पर निर्धारित की जाती है तो उसे साधारण सीमा कहा जाता है, परंतु यदि यह अनेक कारकों के सम्मिलित योगदान का प्रतिफल है तो उसे संश्लिष्ट अथवा मिश्रित सीमा कहा जाता है। कई सीमाएं एक ही आधार को लेकर होती है और कई सीमाओं में कई तरह के आधार समाहित होते हैं, तो वो संश्लिष्ट सीमाएं कहलाती है। तो ये इस प्रकार से सीमाओं के वर्गीकरण है। अब सीमाओं के कार्य
और सीमांत और सीमाओं में अंतर हम अगली कक्षा में इसको लेंगे। धन्यवाद।